हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे सतह रसायन का पहला टॉपिक जिसका नाम है अधिशोषण, एडसॉर्प्शन। तो आज हम एडसॉर्प्शन के बारे में जानेंगे कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, इसको पूरी डिटेल से जानेंगे और इजी तरीके से समझेंगे। ज़्यादा टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड न बनाते हुए हम इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एडसॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब सतह रसायन। जाहिर सी बात है हम सतह के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, कि सतह में कौन सी घटनाएं होती है, सतह का स्वभाव कैसे रहता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सतह रसायन का सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के सतह का स्वभाव तथा उस सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम ये जानेंगे कि किसी पदार्थ का सतह का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, इसके बारे में हमको जानना है। ओके, तो बात यह आता है कि हम कौन सी पदार्थ की सतह के बारे में बात कर रहे हैं। भाई पदार्थ की तो तीन अवस्थाएं होती हैं, हमको पता है। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो हम सॉलिड के सतह की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड का जो आकार आयतन है वो निश्चित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसके सरफेस में कुछ घटनाएं हो सकती है। ओके, जैसे पृथ्वी है, आप सभी जानते हो कि हम लोग पृथ्वी के सतह में रहते हैं, पृथ्वी के अंदर में नहीं रहते। यदि हम पृथ्वी के अंदर में रहते तो हम अंतरिक्ष को कैसे देख पाते? नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या है कि हम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं, ऊपरी परत में रहते हैं, ऊपरी भाग में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गया सॉलिड। यदि हम लिक्विड की सरफेस की बात करें तो लिक्विड के सरफेस की भी हम बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे जहाज चलता है। यू नो जहाज, नॉट एरोप्लेन, पानी जहाज। आ रहे हैं समझ में? बोट चलता है, नाव चलता है उसके सरफेस पे। तो हम इसकी सरफेस की भी बात कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट एयर? क्या हम एयर की सरफेस की बात कर सकते हैं? आप लोग जानते हो कि जो एयर का आकार व आयतन है तो निश्चित नहीं होता, वो तो पानी का भी नहीं होता। हाँ, लेकिन हम पानी को किसी कंटेनर में रख दें तो उसका सरफेस हमको पता चलता है, उसके सरफेस पे हम नाव चला सकते हैं। बट एयर को यदि हम ऐसे किसी कंटेनर में रखें तो उड़ जाता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में अव्यवस्था ज्यादा होती है, इसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। अब एंट्रोपी वर्ड सुन के अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? इनके एंट्रोपी ज्यादा होती है, अव्यवस्था ज्यादा होती है। तो हम इसके सरफेस के बारे में हम कैसे बात करेंगे? क्योंकि इसका तो एक निश्चित आकार व आयतन है नहीं। भाई सरफेस सभी का रहता है, ऐसा नहीं कि सरफेस नहीं होता है, सरफेस होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, यदि आप उसको किसी एक कंटेनर में यदि आप उसको पैक रखो तो ठीक है, उसका भी सरफेस बनता है, ऐसा नहीं कि सरफेस नहीं है। बट यदि आप उसको छोड़ दो तो वो उड़ जाता है, तो अव्यवस्था हो जाता है, तो फिर सरफेस नहीं बन पाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम ज्यादातर जो सरफेस की बात करेंगे वो ठोस व द्रव की सरफेस के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी सतह का स्वभाव कैसा है और इसमें कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है। ओके, तो चलिए ज्यादा लेट न करते हुए हमारा प्यारा सा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एडसॉर्प्शन। मैं यहां मेंशन कर देता हूं हेडिंग एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन। तो ये अधिशोषण क्या है? अधिशोषण मतलब मैं सिंपल तरीके से बताना चाहूं तो अधिशोषण क्या है? एक पदार्थ के ऊपर में दूसरे पदार्थ का आके जम जाना, दैट इज अधिशोषण। और कुछ नहीं है, बस अधिशोषण। एक पदार्थ के ऊपर में दूसरे पदार्थ का आके जम जाना, यही क्या है? अधिशोषण है। इज दैट क्लियर? तो अब कौन से पदार्थ के ऊपर में आके जमेगा? तो हम ज्यादातर हम सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है ना? सॉलिड के ऊपर में क्या क्या जम सकते हैं? सॉलिड के ऊपर में गैस के मॉलिक्यूल्स आके जम सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आके जम सकते हैं। ओके, हाँ, हम लिक्विड की भी बात कर सकते हैं, आप सही सोच रहे हो, हम लिक्विड की भी बात कर सकते हैं। लिक्विड के ऊपर में भी पार्टिकल्स आके जम सकते हैं, धूल के कण आके जम सकते हैं, उसमें भी सॉलिड और गैसेस के पार्टिकल्स आके जम सकते हैं, ये हमको पता है। इज दैट क्लियर? तो आप दोनों में से किसी एक का भी बात कर सकते हो, दोनों का भी बात कर सकते हो। लेकिन जो गैस है, गैस
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जमने वाले हैं, मतलब कहीं जाके जम जाते हैं, क्योंकि गैस में धूल के कण वगैरह सब चीज मिक्स रहते हैं। मतलब उसमें सॉलिड के भी पार्टिकल्स आ जाता है और वाटर के भी पार्टिकल्स आ जाता है, किसमें, गैसेस में, उसमें सब मिक्स रहते हैं, जिसको हम जल वाष्प बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जल वाष्प जाके जम जाता है। तो ज्यादातर हम बात करते हैं, चलिए सॉलिड की, हम किसी एक पदार्थ को हम लेकर के डिस्कस करते हैं। बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हो कि सरफेस सभी का रहता है, किसके सरफेस में कौन आके जमेगा। ये बात एकदम से क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, आप लिक्विड की भी बात कर सकते हो, आप सॉलिड की भी बात कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके। तो क्या होता है कि एक पदार्थ के ऊपर में दूसरे पदार्थ का आके जम जाना, तो हम बात करेंगे ठोस या द्रव की। तो ठोस या द्रव में सामान्यतः गैस के अणुओं का आके जम जाना, दैट इज अधिशोषण। ओके, ये अधिशोषण है, ये तो क्लियर है। अब लेकिन बात यह आता है कि पदार्थ आके जमते क्यों हैं? उसका कुछ काम होता है या उसको कहीं से वरदान प्राप्त रहता है कि आप जाके इसमें जमो? क्या ऐसा है क्या? नहीं ना। चलो देखते हैं डिटेल से, आइए डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं एक सॉलिड का मैं एक बना दिया, एक सपोज डेट एक सॉलिड है। ओके, अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, आप लिक्विड का भी बना सकते हो भाई, बना सकते हो, डोंट वरी। ओके ना, लिक्विड का भी बना सकते हो, ठीक, ये है। तो इसमें देखिए अब इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल है कि नहीं? है ना, अट्रैक्शन फोर्सेस, आकर्षण बल तो है कि नहीं है? इनके अणुओं के बीच में है, वो सभी के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो मैं यदि इस अणु की बात करूं तो इससे आकर्षित है, इससे आकर्षित है, इससे भी आकर्षित है, इससे भी आकर्षित है। तो उसी प्रकार से बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने ऊपर नीचे अगल बगल सभी के मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्टेड हैं। ये आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं, इतना क्लियर ना। लेकिन हम यदि सल्फेस की बात करें, सल्फेस में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, क्या ये चारों तरफ से अट्रैक्टेड है? सोच के देखो जरा, ये जो मॉलिक्यूल्स है, यदि यहां कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो ये मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्टेड है, इससे अट्रैक्टेड है, इससे अट्रैक्टेड है, बट ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में ब्लैंक है। मतलब यहां जैसे मॉलिक्यूल्स है अगल बगल में कहीं भी मॉलिक्यूल्स है सल्फेस का, तो ये जो मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्टेड है, इससे अट्रैक्टेड है, इससे अट्रैक्टेड है, ऊपर में कुछ है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या जो सल्फेस पे जो बल लग रहा है, क्या वो संतुलित बल है? नहीं। सल्फेस का जो अणु है इस पर असंतुलित बल लग रहा है, संतुलित बल नहीं लग रहा है। यदि चारों तरफ से लगता तो संतुलित बल है, बट इसमें तो तीन तरफ से लग रहा है। हाँ, बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो बैलेंस्ड है, उस पर संतुलित बल काम कर रहा है, बट इस पर तो नहीं कर रहा है ना, इस पर तो तीन ही तरफ से बल लग रहा है ना, जिसके कारण से पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ में जो अणु रहते हैं उनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है। इसी फोर्स के कारण ये जो असंतुलित बल लग रहा है ना, इसी फोर्स के कारण क्या होता है, जो पृष्ठ तनाव देखने को मिलता है हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब पृष्ठ के अणुओं के बीच में तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव, दैट इज पृष्ठ तनाव। समझ में आ गया ना। तो इस पर असंतुलित बल लग रहा है, तो भाई ये भी तो अब क्या होना चाहेगा, बैलेंस होना चाहेगा कि नहीं चारों तरफ से, कि नहीं होना चाहेगा? चाहेगा ना। जैसे हमारे जो 10 इंसान आसमान में उड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को हाथ को पकड़े हुए हैं, तो बीच वाला जो इंसान है वो तो मजे में है क्योंकि उसको दोनों तरफ से मिल रहा है, बट जो किनारे किनारे में है ये इधर से तो पकड़ा हुआ है, लेकिन इधर से उसका हाथ तो खाली है ना, तो ये भी तो चाहता है कि इधर से भी कोई इसको पकड़े ताकि उड़ने में मजा आ जाए, क्योंकि बैलेंस रहेगा। तो बस सेम उसी प्रकार से है। तो अब ये भी क्या होगा, अब भाई इसको भी तो अब संतुलित बल चाहिए ना। तो ये क्या करते हैं, ये अणुओं को अट्रैक्टेड करते हैं, अणुओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो अणु क्या होते हैं, आकर्षित होकर इसके ऊपर में आके जम जाते हैं, तो फिर इनका संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, समझ में आया। सतह पर कौन सा बल काम करता है, असंतुलित बल काम करता है। तो वो भी खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद को संतुलित करना चाहते हैं, जिसके कारण से बाकी जो अणु हैं जो उड़ रहे हैं आसमान में उनको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। इज दैट क्लियर ना। ओके। तो ये जो यहाँ जो सतह पर जो बल लगता है, आप इसको कई नाम से जान सकते हो। आप इसको बोल सकते हो असंतुलित बल भी बोल सकते हो, असंतृप्त बल भी बोल सकते हो,
यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो रेसिजुअल फोर्स भी बोल सकते हो, रेसिजुअल फोर्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसको फ्री वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज, मुक्त संयोजकताएं, मुक्त संयोजकताएं। आ रहे हैं ना समझ में? संयोजकता तो वर्ड सुने होगा ना, अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है संयोजकता, तो मुक्त संयोजकताएं। मुक्त संयोजकताएं यहां अब क्या है, संतुलित बल नहीं है ना, असंतुलित बल है, हम उसी को बोल रहे हैं फ्री बैलेंसेस, मुक्त संयोजकताएं। तो ये मुक्त संयोजकताएं कंप्लीट कब होंगे, जब और मॉलिक्यूल्स आके जमेंगे, तो उसका जो फ्री बैलेंसेस है, जो मुक्त संयोजकताएं हैं, वो क्या हो जाएगा, वो अब कवर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो आप इतने नाम से जान सकते हो, सतह पर असंतुलित बल लगता है, असंतृप्त बल लगता है, या रेसिजुअल फोर्स भी आप बोल सकते हो, उसी को आप बोल सकते हो फ्री बैलेंसेस, मुक्त संयोजकताएं। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो जिसके अब इसके ऊपर में गैस के मॉलिक्यूल्स आके जम गए, ये सॉलिड के ऊपर में, सॉलिड के ऊपर में किसके मॉलिक्यूल्स आके जम गए, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड जो है, जो सॉलिड है जिसके ऊपर में आके जम रहा है, वो सॉलिड कहलाएगा एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट, मतलब अधिशोषक। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिशोषक। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो आके जम रहे हैं, हम इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट, मतलब अधिशोष्य। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं। अधिशोष्य और अधिशोषक, जिसके सतह पर कोई पदार्थ आके जमता है, जिसकी सतह पर कोई पदार्थ आके जमता है, वो अधिशोषक है, और जो पदार्थ आके जमता है वो अधिशोष्य है। और इस घटना को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण। एकदम क्लियर है ना? बात एकदम क्लियर है। चलो एक बार मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं। अधिशोषण मतलब एक पदार्थ के ऊपर में दूसरे पदार्थ का आके जम जाना। वो एक पदार्थ में जो बोल रहा हूं क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और इस पर जो पदार्थ आके जमता है वो सामान्यतः क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इज दैट क्लियर ना? गैस के मॉलिक्यूल्स में सब आ जाता है जी, उसमें जल वाष्प, जल वाष्प मतलब उसमें वाटर के, मतलब पानी के भी पार्टिकल्स आ जाते हैं, धूल कण, सॉलिड के भी पार्टिकल्स उसी में तो रहते हैं ना। गैस, एयर ना, एयर मतलब तो एयर, एयर क्या एयर ही है माहौल में? नहीं ना, उसमें धूल के कण भी है, जल भी है, मतलब जल वाष्प है, वही तो सब, मतलब गैस बोल दिया तो अब उसमें सब चीज आ गया। इज दैट क्लियर ना? ओके, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ गए, गैस में ही आ गए सब। इज दैट क्लियर ना? तो जमने वाला पदार्थ क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? गैस के मॉलिक्यूल्स बोल दिया मतलब उसमें जल वाष्प। अब समझ गए ना? ओके, तो अब ये क्या होता है कि अब इसमें आके जमते क्यों हैं? तो भाई सतह पर एक असंतुलित बल लगता है, जिसको संतुलित करने के लिए वो लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आके जम जाते हैं असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये हो गया। अब जिसके सतह पर कोई पदार्थ आके जमता है हम उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, मतलब अधिशोषक, और जो पदार्थ आके जमता है हम उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, मतलब अधिशोष्य। एकदम क्लियर है ना? ओके, तो इसका डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? किसी ठोस या द्रव की सतह पर लगने वाले असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए अन्य पदार्थ के अणुओं, सामान्यतः गैस का अणु, आप ब्रैकेट में लिख देना, अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होकर सतह पर बने रहने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। इज दैट क्लियर? मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, किसी ठोस या द्रव की सतह पर लगने वाले असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए किसी अन्य पदार्थ के अणुओं, सामान्यतः गैस के अणुओं का आकर सतह पर बने रहने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है हम उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है हम उसको अधिशोष्य कहते हैं, और इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे है प्लेटिनम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। यदि हाइड्रोजन यदि किसी कंपाउंड में मिक्स है, यदि जैसे पानी है और H2O है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो आपको हाइड्रोजन को अलग करना है, हाइड्रोजन गैस को ना, यदि गैस फॉर्म में है तो आपको अलग करना है, ऑक्सीजन के साथ में मिक्स है, तो आप प्लेटिनम धातु ले जाओगे तो क्या करेगा, उसके पास में ले जाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेगा, मतलब अपने ऊपर जमा लेगा उसको, फिर बाद में आप हाइड्रोजन गैस को आप अलग कर सकते हो, मतलब बाद में आप उसको निकाल के यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल है प्लेटिनम की धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ओके, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जो गैस मास्क होते हैं ना, जो ज़्यादातर पोल्यूटेड एरिया में यूज़ किया जाता है, जैसे कारखानों में, कोयले के खदानों में, जहाँ बहुत सारे विषैले गैसें रहते हैं, है ना, मतलब एयर बहुत पोल्यूटेड रहता है, तो वहाँ गैस मास्क लगाते हैं। उस गैस मास्क में एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब सक्रिय चारकोल। चारकोल बोल देने से क्या है कि चारकोल तो कई तरह के होते हैं, जैसे काष्ठ चारकोल है जो लकड़ी से बनता है, अस्थि चारकोल हड्डी से बनता है, ब्लड चारकोल ब्लड से बनता है, तो ऐसे कई प्रकार के चारकोल हैं। ठीक है, तो मैं जो चारकोल की मैं बात कर रहा हूँ, ये काष्ठ चारकोल, मतलब ये लकड़ी को जला के बनाया जाता है, लकड़ी को जलाने के बाद में जो बचता है ना, अब नॉर्मल भाषा में अब इसको कोयला बोल दो। ठीक है, तो कोयला होता है चारकोल। अब इसको किसी भी तरीके से इसको एनर्जी दे करके, इसको हीट करके या और कुछ प्रोसीजर से, कुछ अलग मेथड से इसको किसी भी तरीके से एनर्जी देते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं, तो वो बन जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसके बारे में अभी हमको डिस्कस नहीं करना है। तो ये हो गया वो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। इतना क्लियर है ना। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक गैसों को अधिशोषित कर लेते हैं, मतलब गैसों को अपने ऊपर में जमा लेते हैं, ये इसकी खास बात है एक्टिवेटेड चारकोल की। ठीक है ना, तो चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण। ठीक है, हम प्रॉपर कोई गैस ले ले, जैसे अमोनिया गैस, तो चारकोल द्वारा सक्रिय एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और एक आख एग्जाम्पल जैसे देखना चाहे तो सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। सिलिका जेल जानते हो, सिलिका जेल, जो कोई भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेते हो तो देखना उसमें एक छोटा सा पैकेट बना रहता है, दैट इज सिलिका जेल। वही सिलिका जेल का पैकेट है, जिसमें सिलिका मतलब रेत, रेत मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसे उसमें रहते हैं। ठीक है, वो सिलिका जेल होता है, कभी निकाल के देखना, छोटे छोटे मोती जैसा पत्थर, जैसे चमकीला पत्थर जैसा उसमें रहते हैं, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल की खासियत क्या है कि वो पानी को सोखता है, मतलब पानी को सोखता है बोलता, पानी को अधिशोषित कर लेता है। वो पानी को क्या करता है, पानी को अधिशोषित कर लेता है, मतलब अपने ऊपर जमा लेता है जितना भी नमीपन है उस माहौल में। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब ना हो, उसमें कोई नमीपन ना आए बोल के उसमें सिलिका जेल का पैकेट रखा जाता है। तो उसमें जितना भी नमीपन रहता है, जो पानी जैसे जो वातावरण रहता है, तो उस पानी को सबको क्या कर लेता है, वो अपने में अधिशोषित कर लेता है। तो सिलिका जेल की एक खासियत है। तो ये कुछ तीन बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं कि प्लेटिनम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, तो प्लेटिनम अधिशोषक है और हाइड्रोजन अधिशोष्य। एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण, एक्टिवेटेड चारकोल अधिशोषक है, अमोनिया गैस अधिशोष्य है। ठीक है, और सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, तो सिलिका जेल अधिशोषक है और जल वाष्प अधिशोष्य है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब इसका जो हम नॉर्मल तरीके से यदि हम देखें, सामान्य रूप में यदि हम देखें, तो जो अधिशोषण है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एडसॉर्प्शन होता है और एक निगेटिव एडसॉर्प्शन होता है। पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, पॉजिटिव मतलब जाहिर सी बात है ज्यादा होगा कोई भी चीज, नेगेटिव मतलब कम होगा। तो क्या चीज ज्यादा क्या चीज कम, आइए देखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसके ऊपर में कोई भी पदार्थ आके जमे, जैसे गैस के मॉलिक्यूल से सॉलिड में आके जमे। ठीक है, तो क्या जो यहाँ जो भी चीज जमा हुआ है, क्या उस सरफेस पे ही रहता है कि थोड़ा बहुत अंदर आता है? अंदर आके मैं पूरा फैल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ ना, फिर वो अवशोषण में आ जाएगा, अभी हम देखेंगे एब्सॉर्प्शन भी। ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ यदि कोई पदार्थ आके जमे तो थोड़ा बहुत अंदर आता भी है कि सरफेस पे ही रहता है? भाई उसको भी तो ग्रिप करने के लिए जगह चाहिए ना, सरफेस पे ऐसे रखा हुआ थोड़ी ना रहेगा। भाई यहाँ जाएगा, जैसे सरफेस है, अब यहाँ स्टिक हो गया, अब यहाँ थोड़ा पार्ट इसका अंदर आ गया, अब स्टिक है, अब यहाँ टिक सकता है। तो मैं इस टाइप की बात कर रहा हूँ। क्या कोई भी चीज, क्या कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के ऊपर में जमता है कि वो कंप्लीटली वो ऊपर में ही रहता है कि थोड़ा बहुत अंदर जाता है?
ऑब्वियसली जाता है अंदर। तो जो धनात्मक अधिशोषण होता है ना, तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज डेट अब यहाँ कोई सॉलिड है, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स आकर के जैसे जम जाते हैं इसके सतह पे, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स अंदर भी रहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सतह पर वो बहुत ज़्यादा है और अंदर में बहुत कम है, तो दैट इज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव एडसॉर्प्शन, कि नेगेटिव में क्या होता है कि ऊपर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम रहते हैं, अंदर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अंदर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, दैट इज नेगेटिव एडसॉर्प्शन। कहने का मतलब क्या है कि यदि पदार्थ के सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता अंदर की सांद्रता की तुलना में ज़्यादा है तो हम उसे धनात्मक अधिशोषण कहेंगे, और यदि सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता अंदर की तुलना में यदि कम है तो हम उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। इज दैट क्लियर? इतना आ गया समझ में? मतलब धनात्मक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर ज्यादा रहता है और अंदर में कम रहता है, और ऋणात्मक अधिशोषण में क्या रहता है कि सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता कम रहती है और अंदर में ज्यादा रहती है। बस सेम यही कहना है और कुछ नहीं है। इतना क्लियर है? तो सतह के बारे में हम देख रहे हैं तो सतह की बात करेंगे कि धनात्मक में अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर ज़्यादा रहता है और ऋणात्मक अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर कम रहता है। तो किसकी तुलना में? तो अंदर की तुलना में, मतलब अंदर में जो अधिशोष्य की सांद्रता है उसकी तुलना में। इज दैट क्लियर ना? ओके। तो जैसे आप इसको एक सिंपल इसका एक एग्जांपल याद रखना कि जैसे जो सांद्र KCl है, यदि हम इसको ब्लड चारकोल में मिलाते हैं, ठीक है ना, सांद्र KCl को ना, यदि हम कॉन्सेंट्रेशन KCl को जब हम यदि ब्लड चारकोल के साथ मिलाते हैं तो धनात्मक अधिशोषण प्रदर्शित करता है, किंतु जब डेल्यूट KCl को यदि ब्लड चारकोल के साथ मिलाते हो तो आपका निगेटिव एडसॉर्प्शन होता है। मतलब सांद्र KCl को ब्लड चारकोल में मिलाते हैं तो धनात्मक अधिशोषण प्रदर्शित करता है, और तनु KCl को ब्लड चारकोल के साथ मिलाते हैं तो ऋणात्मक अधिशोषण प्रदर्शित करता है। ये आप इसका एक सरल एग्जांपल्स आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जैसे हम एक और नॉर्मल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे दूध तो सभी लोग जानते हो ना, बहुत बढ़िया, पीते भी होगे, वेरी गुड। अच्छा, कोई लोग नहीं पीते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे दूध है, दूध को आप गर्म करोगे, इसके ऊपर में मलाई इकट्ठा हो जाएगा। मलाई जानते हो ना, बहुत बढ़िया। आप इस मलाई को निकाल लिए, मतलब इसके सतह पर अब क्या है, सतह पर मलाई है। आपने मलाई को अलग कर लिया, फिर आपने इसको हीट किया, गर्म किया, फिर से मलाई जमेगा ऊपर में, आप फिर मलाई को निकाल लोगे। तो क्या सेकेंड टाइम में आपने जब फर्स्ट टाइम जब मलाई निकाला तो क्या सरफेस पर मलाई ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा था, बहुत बढ़िया। किंतु जब आपने सेकेंड टाइम में जब मलाई निकालने की कोशिश किया तो मलाई कितना निकला, हम पहले जितना निकला कि उससे कम निकला। जाहिर सी बात है। इसका मतलब जो सरफेस पर दूध के सतह पर मलाई की सांद्रता ज़्यादा थी अंदर की तुलना में ना, तभी तो सेकेंड टाइम में जो हमको मलाई मिला वो कम मिला ना। मतलब ये मलाई हमको ये मलाई कहाँ था, अंदर में था, दूध के अंदर में था। ये मलाई ऊपर साइड में था, मतलब ऊपर साइड में मलाई ज़्यादा था अंदर की मलाई की तुलना में, तो दैट इज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। आप ये सर सिंपल एग्जांपल से याद रख सकते हो उसको, सांद्र KCl और तनु KCl वाला एग्जांपल्स को, ठीक है ना। तो ये आ गया ना समझ में कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। हमको पहले बार में मलाई ज़्यादा मिला, मतलब ऊपर में जो मलाई की सांद्रता है वो ज़्यादा है, और फिर सेकेंड टाइम में हमको कम मलाई मिला तो उसकी सांद्रता अंदर में कम थी, इसीलिए हमको कम मलाई मिला। इज दैट क्लियर? अब चलिए, अब इसके साथ में हम देखते हैं एब्सॉर्प्शन। अवशोषण अब क्या होता है इसको देखते हैं। अधिशोषण मतलब तो समझ में आ गया ना, अधिशोषण मतलब समझ में आ गया, किसी एक पदार्थ के ऊपर में किसी दूसरे पदार्थ का आके जम जाना। मतलब एक कौन सी घटना हम इसको बोल सकते हैं, पृष्ठीय घटना, सरफेस फिनोमिना हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी ठोस या द्रव के ऊपर में दूसरे पदार्थ का आगे जम जाना,
मतलब ये सरफेस पे ही तो हो रहा है ना ये जमने का घटना। हाँ, अंदर में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है। अभी हमने देखा पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और नेगेटिव एडसॉर्प्शन में हमने देखा, लेकिन हम इसको ही नहीं बोल सकते कि आंतरिक घटना है, क्योंकि अंदर में पूरे तरीके से नहीं जा रहे हैं। जितने जो पदार्थ जम रहे हैं क्या सभी के सभी अंदर चले जा रहे हैं? नहीं ना। तो इसको हम एक कौन सा घटना बोलेंगे? पृष्ठीय घटना ही बोलेंगे। तो अब इसका पहला अंतर आप समझ सकते हो कि जो अधिशोषण है ये क्या है? एक पृष्ठीय घटना है। कैसा घटना है? पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना। और ये क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? बल्क फिनोमिनॉन। हम इसको क्या बोल सकते हैं? आंतरिक घटना। हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? आंतरिक घटना। ये बल्क फिनोमिना है और ये सरफेस फिनोमिना है। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण मतलब जैसे रुई है, रुई को आपने पानी में डाला, पानी क्या होगा? पूरा रुई के अंदर चला जाएगा। मतलब रुई उस पानी को क्या करेगा? पूरा पूरा सोख लेगा। तो ये सोखने का जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं अवशोषण। इसी को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। तो उसमें जो पदार्थ अंदर जाता है वो उस पदार्थ में पूरा समान रूप से वितरित हो जाता है, सभी तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको आप बोल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने रुई को पानी में डाला तो रुई की एक साइड में पानी ज़्यादा है, एक साइड में पानी कम है, ऐसा नहीं है। जो पानी की जो मात्रा है रुई में समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण मतलब कि वो सोखना ही नहीं है, वो तो सोखेगा ही, बट सोखना ही अवशोषण नहीं है। जब सोखाता है कोई पदार्थ, जब जैसे पानी जब रुई के अंदर जब पूरा सोखा जा रहा है, जब पूरा उसको सोख रहा है रुई, तो जो पानी है उस पदार्थ के अंदर में समान रूप से वितरित हो जाता है, सभी तरफ, ऑल पार्ट्स, सभी भागों में समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है, वितरित हो जाता है। दैट इज अवशोषण। आया ना समझ में? तो हम इसको आंतरिक घटना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर में समान रूप से वितरित हो रहा है। चलिए सेकेंड अंतर हम देखते हैं। क्या अधिशोष्य को अधिशोषक से हम अलग कर सकते हैं? सोच के देखो जरा। अधिशोष्य को अधिशोषक, अधिशोषण क्या है? सतह पर आके जम जाना अधिशोषण है। इसको अलग करना बहुत आसान है। अब इसको थोड़ा सा हीट करो, थोड़ा गर्म करो, अधिशोष्य अधिशोषक से अलग हो जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन हम यहां सोचो, क्या अवशोष्य को अवशोषक से, जैसे इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक होता है, इसमें अवशोष्य और अवशोषक होता है, तो क्या अवशोष्य को अवशोषक से अलग कर सकते हो? या सुनो, जैसे अब नमक है, समुद्र का पानी है, अब वहां से नमक बनता है, आप सभी लोग जान रहे हो। तो क्या आप उस नमक को पानी से आसानी से अलग कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते। इजीली मेथड अलग कर सकते हो, लेकिन इजी तरीका से नहीं कर सकते आप। जैसे इसको करते थे, अधिशोष्य को अधिशोषक से थोड़ा सा हीट करो, अधिशोष्य गायब, अधिशोषक से चला जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आपको कुछ विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे वाष्पन हो गया, क्रिस्टलन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ये सभी अलग अलग बताने की जरूरत थोड़ी, जान रहे हो ना, वाष्पन, क्रिस्टलन, ऊर्ध्वपातन। जैसे वाष्पन वाला, जैसे आप क्या करोगे, समुद्र के पानी को आप क्या करोगे? हीट करोगे, बहुत ज़्यादा हीट करोगे, मतलब उसको वाष्प में कन्वर्ट करोगे, तो उसमें जितना भी वाष्पित होने वाला चीज़ है वो तो वाष्पित हो जाएगा। जैसे पानी है, वाष्प बन जाएगा, बट बचेगा क्या? नमक के पार्टिकल्स, क्योंकि वो अवाष्पशील है ना, वाष्पित नहीं होते। तो ये वाष्पन प्रोसेस हो गया, वाष्पन विधि हो गया। तो इसी तरीके से वाष्पन, क्रिस्टलन, ऊर्ध्वपातन, इन सभी विधियों का उपयोग करके आप अवशोष्य को अवशोषक से पृथक कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मतलब इसमें क्या है? अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना आसान है, इसमें अवशोष्य को अवशोषक से पृथक करना आसान नहीं है। इसमें कुछ विशेष विधियां जैसे वाष्पन, क्रिस्टलन, ऊर्ध्वपातन आदि का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसको केवल हीट करोगे तो हो जाएगा ना, नॉर्मल हीट करोगे तो अधिशोष्य अधिशोषक से अलग हो जाएगा। सेकेंड अंतर हो गया। थर्ड के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड अंतर में क्या होता है
थर्ड अंतर में हम ये जानेंगे कि कौन सा जो घटना है वो जल्दी हो जा रहा है, जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। क्या अधिशोषण साम में जल्दी स्थापित होता है? अधिशोषण में क्या शोषण में होता है? इसमें जल्दी होता है ना, किसमें? अधिशोषण में, क्योंकि ऊपर में जाके जमना ही तो है, और क्या है? कुछ नहीं है। मतलब इसमें साम्य शीघ्रता से स्थापित हो जाएगा, इसमें साम्य शीघ्रता से स्थापित नहीं होगा, क्योंकि वो तो पदार्थ पूरा अंदर तक जाएगा ना, अंदर तक समान रूप से वितरित होगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा। मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसकी तुलना में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें क्या है? इसमें साम्य शीघ्रता से स्थापित हो जाता है, इसमें साम्य स्थापित होने में अधिक समय लगता है। इज दैट क्लियर ना? ओके, ये अंतर हो गया। अगला अंतर और क्या हो सकता है? ये तो साम्य वाला बात हो गया, ठीक है। ये कौन सा बात था जी? इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अधिशोष्य और अधिशोषक। देखना थोड़ा सा राइटिंग को, बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरा। अवशोष्य प्लस अवशोषक, ये मैं नॉर्मल याद रखने के लिए मैं ऐसे नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि कौन सा अंतर है, ठीक है। चौथा, अब इसमें क्या होता है? अब सोचो जरा कि इसका जो रेट होता है, जो वेग होता है, वेग फास्ट होता है, स्लो होता है, कैसे होता है? अधिशोषण, पहले अधिशोषण के बारे में देखते हैं। फास्ट होता है, पदार्थ का आगे जमना ही तो रहता है, और क्या है? जैसे सॉलिड है, इसके ऊपर में आके जम गए गैस के मॉलिक्यूल्स, फास्ट होगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में फास्ट होगा ना। स्टार्टिंग में अब जगह था, सब आगे जम गए, फिर धीरे 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 अब वो संतुलित होते गए, संतुलित होते गए, संतुलित होते गए, सब पूरे संतुलित हो गए। फिर बाद में फिर क्या हो गया? अधिशोषण स्लो हो गया। फिर बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? स्लो हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में इसका वेग तीव्र है, बाद में मंद हो गया। अब कुछ जगह ही नहीं बचा ना, अब कितना आगे जमेंगे अब उसके ऊपर में हम। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि जगह भी खाली, तो असंतुलित है, तो संतुलित करने के लिए फटाफट आके अट्रैक्टेड होंगे, फटाफट आके जमेंगे, फिर धीरे 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 सब कुछ संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, तो स्लो तो होगा ही ना अधिशोषण का घटना। तो प्रारंभ में जो अधिशोषण है तीव्र होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है। अवशोषण के बारे में देखो, इसमें आगे जमना तो नहीं है भाई, अब इसमें सल्फेस पे आया, फिर धीरे 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 अंदर में वितरित हो जाता है। मतलब एक माध्यम से उसको दूसरे माध्यम में प्रवेश करना रहता है, एक विरल माध्यम रहता है, फिर विरल से उसको सघन में प्रवेश करना रहता है। अब यहाँ जैसे सॉलिड है, इसके अंदर में पानी आया, अब वो समान रूप से वितरित होगा, टाइम तो लगेगा ना। अंदर का माध्यम तो एक ही है, मतलब इसका जो वेग है ये वेग भी एक जैसा रहेगा। मतलब वेग क्या रहेगा? शुरू से लेके अंत तक इसका जो वेग है वो क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि पहले अलग माध्यम में थे, अब अंदर में गए तो अलग माध्यम हुआ, तो भाई उस माध्यम में उसका वेग तो एक जैसा ही रहेगा ना। समझ में आ गया? मतलब इसका वेग प्रारंभ में तीव्र, बाद में मंद हो जाता है, और इसका वेग प्रारंभ से लेके अंत तक क्या होता है? समान होता है। तो है गए कुछ खास अंतर। एग्जाम्पल अधिशोषण को, सिंपल वाला एग्जाम्पल जो हमने पहला पढ़ा, प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, और एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण। अवशोषण के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे पानी में अमोनिया गैस अवशोषित हो जाता है, अधिशोषित नहीं अवशोषित होता है, मतलब जल द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण। और एक निर्जल कैल्शियम क्लोराइड रहता है जो पानी को सोख लेता है, जो ज़्यादातर लैब मेथड में जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, आगे लैब मेथड में भी पढ़ोगे ये सब चीज़। तो एक निर्जल कैल्शियम क्लोराइड होता है जो जल को अवशोषित कर लेता है, तो एक एग्जाम्पल है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण और जल द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो ये कुछ अंतर हो गए। अंतर हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। अब इसमें देखिए अधिशोषण क्या होता है बच्चों। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है और यह एक आंतरिक घटना है। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि इसमें अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना आसान है, इसको केवल गर्म करने पर ही अधिशोष्य अधिशोषक से पृथक हो जाता है। अवशोष्य का अवशोषक से पृथक करना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ विशेष विधियां जैसे वाष्पन, क्रिस्टलन, ऊर्ध्वपातन आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें साम्य शीघ्रता से स्थापित हो जाता है, इसमें साम्य स्थापित होने में अधिक समय लगता है क्योंकि अंदर में समान रूप से वितरित होते हैं ना, इसलिए तो थोड़ा टाइम लगता है।
और क्या देखे थे बच्चों, और हम इसमें देखे थे कि प्रारंभ में इसका वेग अधिक होता है, फिर बाद में मंद हो जाता है। अब प्रारंभ से लेकर अंत तक इसका वेग समान रहता है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए उनका वेग क्या होता है, समान होता है। एग्जाम्पल हमने देखा प्लेटिनम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण और एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि जल द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण। एकदम क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हो गया दोनों में अंतर। अब उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक देखते हैं इसी में, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन अधिशोषण देखा, अवशोषण देखा, अब शोषण भी देख लेते हैं। प्रताड़ित करने वाला शोषण नहीं है ना, सॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन भी होता है। ये तो डिसऑप्शन तो नॉर्मल है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। डिसऑप्शन क्या है कि उससे अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना, इसको बोलते हैं विशोषण। क्या बोलते हैं, विशोषण। अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना क्या कहलाता है, विशोषण। जैसे आप हिट करोगे तो अधिशोष्य अधिशोषक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो हम उस घटना को विशोषण बोल देते हैं। ठीक, हमको समझना है सॉर्प्शन क्या है, शोषण। देखो, अधिशोषण मतलब ऊपर में आके जमना, अवशोषण मतलब अंदर में समान रूप से वितरित हो जाना। तो शोषण क्या है, ये ऐसी घटना है जिसमें अधिशोषण भी होता है और साथ ही साथ अवशोषण भी होता है। मतलब इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, हम इसी घटना को शोषण बोल देते हैं। तो शोषण क्या है, ऐसी घटना है जिसमें अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण की क्रिया भी होती है, हम इसको शोषण कहते हैं। जैसे चारकोल के सतह पर पहले हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होता है, मतलब पहले हाइड्रोजन जो गैस है चारकोल के ऊपर में पहले आके बैठ जाते हैं, आप फिर आपस में विचार करते हैं, अंदर जाना चाहिए तो फिर बाद में फिर क्या होता है, अंदर जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक चारकोल है, हमारे पास में एक चारकोल है, इसमें हाइड्रोजन के गैस आए, अब पहले ऊपर में बैठ गए, आपस में मीटिंग किए, थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में वो धीरे 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 क्या हो गया, अवशोषित हो गया। मतलब चारकोल की सतह पर हाइड्रोजन गैस का पहले अधिशोषण हुआ, फिर बाद में अवशोषण हुआ। तो हम इस घटना को क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे, मतलब जिसमें दोनों घटनाएं होंगी। ये आ गया ना समझ में बच्चों। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में। हमने जाना कि सरफेस सतह रसायन में हम क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके अंतर्गत हमने कुछ खास पॉइंट जैसे अधिशोषण, अवशोषण और शोषण के बारे में जाना, और अधिशोषण और अवशोषण के बीच में हमने अंतर भी क्रिएट किया, एग्जाम्पल के साथ में हमने समझने का कोशिश भी किया। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, जो होता ही है, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।